क्वेश्चन सीरीज नंबर थर्ड। आज हम दो टॉपिक हम देखेंगे। पहला टॉपिक रहेगा उत्तर आधुनिकतावाद। उत्तर आधुनिकतावाद पोस्ट मॉडर्निज्म बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये एग्जाम के लिए। और इसके साथ में ही एक टॉपिक और देखेंगे, उसका नाम है अधिकार, शक्ति, पावर। ओके, तो ये दो टॉपिक हम आज के वीडियो में हम देखेंगे। इससे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम देख लेंगे, और ये दोनों टॉपिक से जुड़े हुए जितनी भी जो अवधारणाएं हैं और इसका क्या कॉन्सेप्ट नया कुछ बन सकता है वो भी हम देखेंगे। तो पहला ही यहाँ पर पोस्ट मॉडर्निज्म के संबंध में आपको ये बताना है कि इसमें से जितने 4 स्टेटमेंट दिए हैं इसमें गलत कथन कौन सा है। गलत स्टेटमेंट को आपको टिक करना होगा। पहला लिखा गया है कि उत्तर आधुनिक की स्थिति में किसी भी स्थिति में किसी भी आदर्श एवं ज्ञान का आधार मानवता की आधुनिक चेतना का परिणाम है। ये बात बिल्कुल ठीक है। दूसरा है उत्तर आधुनिकतावाद व्यक्ति या सामाजिक इकाइयों की स्वतंत्रता के पक्ष में तर्क करती है। बिल्कुल ठीक बात है ये। तीसरा और चौथा यहाँ पर देखिए, व्यक्ति को सामाजिक तंत्र का मात्र एक पुर्जा मानकर उसे एक अस्मितापूर्ण अस्तित्व प्रदान करता है। इसको रहने दीजिए एक बार। और लास्ट है आधुनिकता के पूर्णवादी रवैये का विरोध करता है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन अब आपके पास में कौन सा बचता है? 4 स्टेटमेंट देखे, आप चारों स्टेटमेंट को ठीक से पढ़िए और आपका आंसर निकल के आएगा सी। एकमात्र पुर्जा यहाँ पर मान के चलता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। यहाँ पर एकमात्र पुर्जा मानता है, ऐसा नहीं होगा। ओके, लास्ट ऑप्शन है यहाँ पर आधुनिकता के पूर्णवादी रवैयों का विरोध किया जाता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। पोस्ट मॉडर्निज्म में क्या होता है कि जो भी पूर्णता की बात की जाती है इसमें वो स्वीकार नहीं करते। जैसे मॉडर्निज्म का कॉन्सेप्ट क्या है? मॉडर्निज्म, ओके, मॉडर्निज्म में पूर्णता को स्वीकार किया जाता है, एब्सोल्यूटिज्म। ओके, और इसके साथ में रैशनलिटी को स्वीकार किया जाता है। इसमें किसमें? मॉडर्निज्म के अंतर्गत। लेकिन जो पोस्ट मॉडर्निज्म का कॉन्सेप्ट है इसमें कोई भी जो बात सार्वभौमिक हो, पूर्णता का अर्थ यहाँ पर क्या होगा, जो यूनिवर्सल ट्रुथ हो उसको स्वीकार नहीं करता। कोई भी ऐसे बिंदु को स्वीकार नहीं करता, ऐसे कॉन्सेप्ट या अवधारणा को शामिल नहीं करते जो पूर्णता की बात इसमें की जा करता हो। कोई भी कॉन्सेप्ट हो जो कि पूर्णता की बात करता है इसका विरोध करता है पोस्ट मॉडर्निज्म। दूसरी बात रैशनलिटी, इसके कॉन्सेप्ट को भी हमने अच्छे से देख चुके हैं अपने वीडियो क्लासेज के अंतर्गत कि जो रैशनलिटी है, तार्किकता है, उसका भी समर्थन इसके द्वारा नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? इसको डिटेल से हमने पढ़ लिया, फिर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस यहाँ इतना जानना आवश्यक है कि एब्सोल्यूट को ये नहीं मानता, और जो रैशनलिटी है, जो ह्यूमन का जो रैशन है, ओके, उसको यहाँ पर स्वीकार नहीं किया जाता है। तो स्टेटमेंट नंबर जो 4th है वो भी यहाँ पर गलत हो गया। तो आपके पास में स्टेटमेंट नंबर 3rd बचता है जो कि सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2nd है, इसमें भी आपको पूछा गया है कि गलत कथन कौन सा है। ओके, इसी से संबंधित है ये भी। तो क्वेश्चन नंबर 2nd में पहला ऑप्शन है ज्ञान की जगह उपभोग को महत्व दिया गया है यहाँ पर। ओके, दूसरा है यह है महानता को विशिष्ट बनाता है। ओके, 3rd नंबर है यहाँ पर समग्रता का विखंडन करता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, ये तो पूरा कॉन्सेप्ट इसी आधार पर है। ओके, और इसमें बाद में है इससे शब्दार्थ में अनेकांत पैदा होता है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो स्टेटमेंट हमारे पास में अब बचता है 2nd नंबर, यह हर महानता को विशिष्ट बनाता है, और पहला है ज्ञान की जगह है उपभोग को प्राधान्य देता। ओके, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ओके, तो गलत का स्टेटमेंट कौन सा यहाँ पर? यह है हर महानता को विशिष्ट बनाता है। ऐसा नहीं है, हर महानता को ये विशिष्ट नहीं बनाता है। ओके, तो इसको आपको ध्यान में रखना। स्टेटमेंट जो नंबर 2nd है ये गलत होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 3rd, ऐसा कौन सा स्कॉलर है जिन्होंने पोस्ट मॉडर्निज्म का जो एरा है उसको उत्तर औद्योगिक युग का है? कौन सा स्कॉलर है इसमें? तो पहला है किर्बी, 2nd है यहाँ पर डेनियल बेल, लियोटार्ड और फ्रेडरिक जेम्सन। ओके, 4 स्कॉलर है आपके सामने। किर्बी है, डेनियल बेल है, 3rd नंबर है इसमें लियोटार्ड, और इसमें 4th नंबर है फ्रेडरिक जेम्सन।
तो ये एक इसमें कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं, आपको ध्यान में रखना है। डेनियल बेल, इसमें यहाँ पर क्या आ जाएगा? डेनियल बेल। डेनियल बेल, ओके। डेनियल बेल ने ही पोस्ट मॉडर्निज्म का जो समय है उसको उत्तर औद्योगिक युग कहा है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है यहाँ पर, कौन सा स्कॉलर है जो कि उत्तर आधुनिकतावाद के सांस्कृतिक पक्ष के प्रवक्ता है? ऐसे कौन से स्कॉलर है जिन्होंने यहाँ पर सांस्कृतिक जो पक्ष है इस पर काम किया है? कई सारे पक्ष हो सकते हैं यहाँ पर, लेकिन ऐसा कौन सा स्कॉलर है जिन्होंने केवल ज्यादा जो फोकस किया वो सांस्कृतिक पक्ष के ऊपर किया है? तो इसके अंतर्गत देखिए, पहला किर्बी, सेकंड है डेनियल वेल, लियोटार्ड और फ्रेडरिक जेम्सन। तो यहाँ पर आ जाएगा जेम्सन, ओके। जेम्सन ने उत्तर आधुनिकतावाद के सांस्कृतिक पक्ष के प्रवक्ता है, ओके। तो इन्होंने अच्छा काम किया, इन्होंने यहाँ पर जो पक्ष है सांस्कृतिक पक्ष, इसको हाईलाइट यहाँ पर फ्रेडरिक जेम्सन के द्वारा किया गया है। आगे है 5 नंबर, इसमें कुछ भी नया नहीं है, इसलिए यहाँ पर कुछ एक्सप्लेन करने के लिए है भी नहीं, सब कुछ वीडियो क्लासेज में बता रखे हैं। यूट्यूब पे इसका वीडियो रखा है पोस्ट मॉडर्निज्म को, यदि नहीं देखा है तो एक बार फिर से देख लीजिए, तो वहां सबको समझ में आ जाएगा, ओके। यहाँ कुछ भी अलग आपको नहीं मिल रहा है अभी। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि उत्तर आधुनिकतावाद से संबंधित है कौन सा स्कॉलर है जो कि उत्तर आधुनिकतावाद से संबंधित है? 5 नंबर क्वेश्चन है। पहला है गिलिस डिल्यूज, दूसरा है ल्यूस इरिगेरे, तीसरा है लियोटार्ड और यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन है डेरिडा। तो यहाँ पर डेरिडा आपको पता ही है, ये तो सामान्य है, और लियोटार्ड ये सब हम पढ़ते हैं, लेकिन ये दो स्कॉलर और हैं यहाँ पर, डेल्यूज और इरिगेरे। तो 3 और 4 का आपको पता है, सी और डी का, ओके। तो ये तो नहीं होगा, यहाँ पर 2 ऑप्शन आपके पास में बचते हैं कि होगा तो इन्हीं में होगा, ओके। सी और डी तो यहाँ पर हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि सी और डी तो हमने पहले ही हटा दिया, ओके। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 हमारे पास में कैंसिल हो गए हैं, और अब हम इसको कर सकते हैं 50-50 में, ओके। तो इस क्वेश्चन में हमें यदि एक भी नाम पता होगा तो आप आराम से यहाँ पर कर सकते हो। तो गिलिस डिल्यूज और जो ल्यूस इरिगेरे हैं दोनों ही पोस्ट मॉडर्निज्म से जुड़े हुए स्कॉलर हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका सही आंसर होगा 5वें नंबर में, ओके। गिलिस डिल्यूज है, ल्यूस इरिगेरे है, लोटार्ड और डेरिडा, ये सभी स्कॉलर है जो कि पोस्ट मॉडर्निज्म से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विखंडनवाद जो डिकंस्ट्रक्ट है उसकी अवधारणा से जुड़ा हुआ कौन सा स्कॉलर है? कौन कौन से स्कॉलर जो कि इससे जुड़े हुए हैं? मैन, इसको किसने एक्सप्लेन किया, ये हमें पूछा गया है। मैन फोकस किस स्कॉलर ने इस पर किया, सबसे ज्यादा दिया है? तो 6 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर। पहला है यहाँ पर गिलिस डिल्यूज, सेकंड है मिशेल फुको, लोटार्ड और डेरिडा, ओके। 4 ऑप्शन है आपके पास में, लोटार्ड है यहाँ पर, डेरिडा है, मिशेल फुको और गिलिस डिल्यूज। तो 6 नंबर के अंतर्गत यहाँ पर जो विखंडनवाद का जो कॉन्सेप्ट है वो जुड़ा हुआ है डेरिडा से, ओके। डेरिडा से ये जुड़ा हुआ है। 6 नंबर है, इसमें आंसर हो जाएगा डेरिडा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी। द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस जो ये जो विषय है इस पर काम किया है मिशेल फुको ने, ओके। इस पर बहुत अच्छा काम किया है सेक्सुअलिटी पर, ओके। तो ये इसमें जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसमें सही है, 7 नंबर में बिल्कुल ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है मेटा नैरेटिव का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके साथ में जुड़ा हुआ है? अर्नोल्ड टाइनबी, मिशेल फुको, जॉन लोटार्ड और डेरिडा। 8 नंबर, तो 8 नंबर में
अर्नोल्ड टाइन भी है, मिशेल फुको है, जोन लोटार्ड है और डेरिडा, 4 स्कॉलर है हमारे पास में। महान वृत्तांत जिसको हम कहते हैं, महान वृत्तांत यानी जो बड़ी-बड़ी घटनाएँ होती हैं जिसको हम स्वीकार करते हैं, जो सामान्य बातें होती है, हम किसी भी बात को सामान्य मान लेते हैं, ओके? और हम उसको स्वीकार करना शुरू कर देते हैं। जैसे उदारवाद की जो अवधारणा है, ये क्या है? एक मेटा नैरेटिव है। हम स्वीकार करते हैं कि उदारवाद एक अच्छी अवधारणा है। ओके, ये क्या बन गया? एक नैरेटिव बन गया, ये क्या है? एक अच्छी अवधारणा है। और इसके साथ में जो लोकतंत्र है, वो भी अच्छी अवधारणा है। और इसी यदि किसी देश में लोकतंत्र आ जाएगा, तो वहाँ पर जनता को आज़ादी मिल जाएगी, जनता यहाँ पर स्वतंत्र हो जाएगी। ये क्या है? एक मेटा नैरेटिव है, ऐसा मान लिया गया है। इनके साथ में यदि आप लोकतंत्र बढ़ोगे, तो उनके साथ में जुड़ा होगा स्वतंत्रता, समानता, ये सब जुड़े होंगे। ये क्या है? ये पूरा-पूरा जो कॉन्सेप्ट होते हैं, ये सब मेटा नैरेटिव होते हैं। एक नैरेटिव बना दिया जाता है समाज के अंतर्गत और उसी को हम बोलते हैं महान वृत्तांत। ओके, तो मेटा नैरेटिव क्या है? ऐसी बड़ी-बड़ी जो घटनाएँ होती हैं इतिहास के अंतर्गत जिसको सभी स्वीकार करते हैं। जैसे मार्क्सवाद, मार्क्सवाद क्या है? एक मेटा नैरेटिव है, उसको सभी स्वीकार करते हैं, ओके? तो उदारवाद हो गया, मार्क्सवाद हो गया, तो ये जितनी बड़ी-बड़ी घटनाएँ हैं इनको हम मेटा नैरेटिव कहते हैं। तो इस अवधारणा के साथ में कौन-सा स्कॉलर जुड़ा हुआ है? तो इनके साथ में जुड़े हुए हैं लोटार्ड, ओके? लोटार्ड इसी के साथ में जुड़े हुए हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 है द न्यू क्लास पुस्तक के लेखक कौन है? न्यू क्लास कॉन्सेप्ट भी है, इसको कॉन्सेप्ट भी हम बताएँगे आपको भी कि न्यू क्लास क्या होगा। तो द न्यू क्लास एक बुक भी है और ये कॉन्सेप्ट भी है, दोनों ही है ये। पहले ये देख लीजिए इस बुक में बताया क्या गया है, न्यू क्लास के अंतर्गत। ये किससे जुड़ा हुआ है? ये मार्क्सवाद से। ये न्यू क्लास किससे जुड़ी है? मार्क्सवाद से या साम्यवाद से। जिन देशों के अंतर्गत साम्यवाद की जो व्यवस्था है, साम्यवाद का जो सिस्टम उसको अपनाया जाता है, वहाँ पर संपत्ति कहाँ पर आएगी? राज्य के पास में संपत्ति आ जाएगी, ये बात ठीक है। संपत्ति पर नियंत्रण किसका होगा? राज्य का। और इसके साथ में ही संपत्ति के साथ में राज्य का नियंत्रण हो गया। लेकिन जो राजनीतिक जो व्यवस्था है उस पर कंट्रोल किसका होगा? ओके, राजनीतिक व्यवस्थाओं पर, जो राजनीतिक व्यवस्था है उस पर कंट्रोल किसका होगा? किसी एक पार्टी का या एक छोटे से ग्रुप का, एक छोटा ग्रुप। जैसे आप देखोगे लेनिन के बाद में स्टालिन देखोगे यूएसएसआर के अंतर्गत, तो यहाँ पर जो पॉलिटिकल सिस्टम है उस पर कंट्रोल होगा एक छोटे से ग्रुप का होता है। पहले लेनिन का ग्रुप होगा, बाद में स्टालिन का ग्रुप होगा। लेकिन और संपत्ति क्या होगी? संपत्ति होगी सभी के पास में, राज्य इस पर कंट्रोल कर लेगा। ओके, यहाँ पर संपत्ति क्या है? राज्य के पास में, यानी राज्य के पास में संपत्ति होगी, लोगों के पास में कोई भी संपत्ति यहाँ पर नहीं होती है। दूसरी बात क्या है? जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उस पर अधिकार होगा एक पॉलिटिकल पार्टी का। ऐसे में क्या होगा? जिनका नियंत्रण होगा पॉलिटिकल सिस्टम पर, वो एक क्लास का निर्माण करते हैं। ये क्या है? कुछ गिने-चुने लोग हैं, बहुत कम लोग होंगे जिनका पॉलिटिकल सिस्टम पर कंट्रोल होगा। जैसे लेनिन का एक ग्रुप हो गया छोटा-सा, एक ग्रुप हो गया स्टालिन का, यानी जो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए जो बड़े लीडर थे, वो एक न्यू क्लास बनाएँगे यहाँ पर, ओके? तो इन सब से मिलकर क्या बनता है? एक नया वर्ग बनता है, एक वर्ग का निर्माण होता है यहाँ पर। ये वर्ग कौन-सा है? ये एक ऐसा वर्ग है जिनका नियंत्रण है पॉलिटिकल पॉलिटिकल सिस्टम पर। पूरा का पूरा यूएसएसआर का पॉलिटिकल सिस्टम देखोगे उस समय का, तो उस पर नियंत्रण होगा स्टालिन के एक छोटे से ग्रुप का, और उससे पहले लेनिन के एक ग्रुप का कंट्रोल यहाँ पर होगा। तो इससे क्या बन गया? एक क्लास बन गया, एक नया क्लास बन गया, द न्यू क्लास। इसी को कौन सा स्कॉलर जो बता रहे हैं, वो है मिलोवन जिलास। मिलोवन जिलास इसी प्रकार के एक न्यू क्लास की बात करते हैं अपनी इसी बुक के अंतर्गत। ये बुक है द न्यू क्लास के अंतर्गत। इस प्रकार से वो बताते हैं कि संपत्ति पर जरूर राज्य का नियंत्रण हो जाता है, लेकिन जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो
उस पर कंट्रोल होगा, एक छोटे से क्लास का कंट्रोल होगा और ये एक नई क्लास उभर के आएगी, एक पावरफुल क्लास उभर के आएगी जो पूरे सिस्टम पर कंट्रोल करती है। ओके, तो ये क्या हो गया, एक न्यू क्लास हो गया और ये कॉन्सेप्ट किससे जुड़ा हुआ है, मिलोवन जिलास से ये कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, ये है राजनीतिक विज्ञान को शक्ति के रूप में परिभाषित किया। कौन कौन से स्कॉलर है कि जिन्होंने राजनीतिक विज्ञान को शक्ति के रूप में परिभाषित किया। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। ओके, तो पहला यहाँ पर शक्ति के रूप में किसने प्रभावित किया, सॉरी किसने एक्सप्लेन किया है, तो पहला है कापलान, ये बात ठीक है। कैटलिन भी ठीक है। मॉर्गन थे, ये सभी शक्ति की अवधारणा से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विज्ञान को एक शक्ति के रूप में परिभाषित करते हैं। और अगले यहाँ पर है मास्का, ये तो एक विशिष्ट वर्ग की बात करते हैं, एलिट क्लास की बात करते हैं, तो ये इसमें शामिल नहीं होंगे। ओके, तो इसमें कौन कौन शामिल है, इसमें कापलान, कैटलिन और मॉर्गेंथ्यू को हम इसमें शामिल करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 2 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 2 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पर कैट मिलेट, सेकंड है यहाँ पर मिशेल फुको, तीसरा है लासवेल और चौथा है निकोस पोलांज। ओके, 4 स्कॉलर है और यहाँ पर 4 बुक आपको दी हुई है। पहली है कैट मिलेट का बुक है सेक्सुअल पॉलिटिक्स, ठीक बात है, सेक्सुअल पॉलिटिक्स एक फेमिनिस्ट स्कॉलर है ये कैट मिलेट। सेकंड है यहाँ पर मिशेल फुको, द ऑर्डर ऑफ थिंग, ये भी इन्हीं का बुक है। आगे है लासवेल का फेमस बुक है पॉलिटिक्स, हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ। और इसमें फोर्थ है निकोस पोलांज, पॉलिटिकल पावर एंड सोशल क्लास की बात इनके द्वारा की गई है। ओके, तो सभी बुक सही से मिलाए हुए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 यहाँ पर आप टिक कर सकते हो, सभी यहाँ पर ठीक है। चारों बुक है, महत्वपूर्ण है, चारों को आपको ध्यान में रखना है, कैट मिलेट, मिशेल फुको, लासवेल और निकोस पोलांज। ओके, सबका पता आपको होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है पावर ए रेडिकल व्यू। पावर ए रेडिकल व्यू पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ओके, तो इसमें 4 स्कॉलर है आपके पास में, रॉबर्ट डहेल, दूसरे हैं स्टीवन ल्यूकास, लासवेल और निकोस पोलांज। 4 स्कॉलर है यहाँ पर। पावर ए रेडिकल व्यू पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, आंसर है इसका 20 का सही आंसर होगा स्टीवन ल्यूकास। ओके, स्टीवन ल्यूकास के द्वारा क्या बुक लिखी गई है, पावर ए रेडिकल व्यू। ओके, पावर ए रेडिकल बुक कौन लिखा है, ल्यूकास के द्वारा ये बुक लिखी गई है। इनकी बहुत फेमस बुक है ये, और ये भी आपको ध्यान में रखनी है। जितना भी बताया जा रहा है सब कुछ आपको पता होना चाहिए। 13 नंबर है बुक, सॉरी 13 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, थ्री फेसेस ऑफ पावर, ये एक कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट किसके साथ जुड़ा हुआ है, थ्री फेसेस ऑफ पावर। ओके, 3 चेहरे कौन से हैं शक्ति के, 3 चेहरे शक्ति के कौन कौन से हैं, और ये अवधारणा किसने दी, रॉबर्ट डहेल है, स्टीवन ल्यूकास है, लासवेल है और निकोस पोलांज। 4 स्कॉलर आपके पास में है। तो ये जो अवधारणा है थ्री फेसेस ऑफ पावर, ये रेडिकल, अभी आपने पढ़ा था, रेडिकल एक नाम पढ़ा था। ओके, कौन पढ़ा था, स्टीवन ल्यूकास, स्टीवन ल्यूकास इसका सही आंसर है। ओके, तो ये समझ लीजिए ये कॉन्सेप्ट क्या है, थ्री फेसेस ऑफ पावर में क्या बताया गया है। ये जो बुक है इसी के अंतर्गत बताया गया है थ्री फेसेस। ओके, 3 चेहरे कौन कौन से हैं शक्ति के, तो जो पहला चेहरा वो है, पहला है अंतिम निर्णय लेने की क्षमता। ओके, दूसरा है निर्णय
नहीं लेना। ओके, ऐसा लिख लीजिए, बता देंगे अभी क्या है। और तीसरा यहाँ पर ज्ञान पर नियंत्रण। यहाँ पर 3 चेहरों की बात की गई है। पहला है अंतिम निर्णय लेने की क्षमता। पावर यहाँ पर क्या है? और उस व्यक्ति के पास में पावर होगी जो डिसीजन लेगा, जो अंतिम जो डिसीजन लेगा, उसको हम बोलेंगे उस व्यक्ति के पास में पावर है। जैसे अमेरिका का आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हो, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वो बेस्ट एग्जाम्पल है। अंतिम निर्णय लेने की क्षमता वो ही डिसाइड करेगा कि अंतिम फैसला क्या करना है, विश्व के बारे में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। हम ये मान के चलते हैं कि अंतिम निर्णय है वो यूएसए के द्वारा लिया जाएगा। ओके, तो पहला क्या है? अंतिम निर्णय लेने की क्षमता। जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, यानी जो डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस होती है, उसमें किसकी बात मानी जाएगी? डिसीजन मेकिंग की जो प्रोसेस है उसमें किसकी बात मानी जाएगी? जिसकी बात मानी जाएगी वही व्यक्ति होगा पावरफुल। ओके, दूसरा यहाँ पर निर्णय नहीं लेना, यानी आपको क्या नहीं करना है। यदि कोई ऐसा ग्रुप है या ऐसा व्यक्ति है जो ये कहे कि ये नहीं करना और उसकी बात मान ली जाती है, तो हम उसको पावरफुल कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल लीजिए यूएसए इंडिया का, फिर से एक बार, यूएसए और इंडिया का। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने क्या कहा भारत को कि आप ईरान से तेल नहीं खरीदोगे। ओके, यहाँ पर क्या कहा? उन्होंने मना कर दिया कि आप ऐसा नहीं करोगे, आप ऐसा नहीं करोगे, या इस विश्व में ऐसा नहीं होगा। यदि वो मना करता है और ऐसा पावर किसी व्यक्ति के पास में है, तो हम क्या कहेंगे? ये सेकंड पॉइंट हम उसमें कहेंगे कि निर्णय नहीं लेने की क्षमता भी उसके अंतर्गत है। ओके, यानी उनकी बात को माना जाएगा और जैसा वो कहेगा वैसा ही आपको मानना पड़ेगा। ओके, जैसे अमेरिका ने कहा कि आप ऐसा नहीं करोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, और उसकी बात को जब मान लिया जाता है तब हम कहेंगे कि वो पावरफुल है। ओके, तो ये सेकंड है। तीसरा इसमें ज्ञान पर नियंत्रण। हम अक्सर क्या सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं उस पर हमारा ही नियंत्रण है। ओके, जैसे मैं बोल रहा हूँ, क्या मेरे बोलने पर मेरा ही नियंत्रण है? क्या मेरा ही नॉलेज का नियंत्रण है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो मैं बोल रहा हूँ वो सब कुछ मैंने बुक से पढ़ा है, या आस-पास का जो एनवायरनमेंट है उसका इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो हमारा जो ज्ञान है उस पर कंट्रोल है कहीं न कहीं, और जिसका कंट्रोल होगा वही पावरफुल होगा, जिसका कंट्रोल होगा वही पावरफुल होगा। जैसे मैं अक्सर एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, जो कॉस्मेटिक है, फेयर लवली का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। ओके, महिलाएँ क्या सोचती है कि हम फेयर लवली लगा रहे हैं, वो हम अपनी इच्छा से लगा रहे हैं, हम जो सुंदर होना चाहते हैं, वो हमारी इच्छा से होना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। आपका जो माइंड है, आपका जो नॉलेज है, सब कुछ चेंज किया गया है। आप ये बात समझते नहीं हो। जितने भी कैपिटलिस्ट जो इंडस्ट्री है बड़े-बड़े, या जो बड़े-बड़े देश है, उनके द्वारा इस प्रकार की हमारी नॉलेज को कंट्रोल किया गया है। हम वही कर रहे हैं जैसा वो चाहते हैं, और हमें पता भी नहीं चल रहा है कि हमारे नॉलेज को कंट्रोल कर लिया गया है। फेयर लवली लगाने से क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो हम सोचते हैं कि ये लगाएँगे तो सुंदर हो जाएँगे, ऐसा-ऐसा माना जाता है। लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं है। हम सोचते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम अपनी इच्छा से ये लगा रहे हैं, नहीं, आप अपनी इच्छा से ये सब नहीं करते हो। आपका जो माइंड है वो वॉश किया जाता है एक बड़े प्रोग्राम के तहत, एक बड़े सिस्टम के तहत आपको कंट्रोल किया जाता है। ओके? जो ये कंट्रोल करने वाला होगा वही होगा पावरफुल। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पर 3 प्रकार से बताया गया है कि 3 फेसेस कौन से होते हैं, 3 चेहरे कौन-कौन से नॉलेज के। पहला है निर्णय लेने की क्षमता, दूसरा यहाँ पर निर्णय नहीं लेना, और तीसरा है ज्ञान पर नियंत्रण। ओके, तो 12 नंबर कंप्लीट हो गए। तो 3 फेसेस ये हो गए, 13 नंबर भी हो गया, और ये 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर है टू फेसेस ऑफ पावर। दो चेहरे का जो पावर की जो दो चेहरा जो अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई है? तो रॉबर्ट डहेल इसमें है। सेकंड नंबर है स्टीवन ल्यूकोस, बेचारच एंड बार्टच, और तीसरा चौथा यहाँ पर मैक्स वेबर। तो 14 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा बेचारच एंड बटाच। इनकी भी 2 जो अवधारणा वैसी है जो हमने लास्ट में पढ़ा, अभी-अभी हमने जो देखा, वैसा का वैसा इनका आप मान के चलो। ओके? तो ये शब्द आपको ध्यान में रखना है कि ये शब्द किसके द्वारा दिए गए हैं, किनके साथ में जुड़ा हुआ है। तो बेचारच एंड जो बटाज नाम के जो स्कॉलर है, उनके साथ में ये अवधारणा जुड़ी हुई है। 15 नंबर है, 15 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर इनका कॉन्सेप्ट है कि किसके साथ में कौन-कौन सा कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है। मिशेल फुको,
मिशेल फूको के साथ में जुड़ा हुआ है कैपिलरी पावर। क्या होता है कैपिलरी पावर? ये जो ज्ञान है वो बिखरा हुआ है। कैपिलरी पावर यानी जो कोशिकाएँ हमारी शरीर के अंतर्गत हम देखेंगे तो ये सब कुछ बिखरा हुआ हमारे शरीर के अंतर्गत, ओके? हमारे शरीर में पूरे में बिखरा हुआ है। उसी प्रकार से जो नॉलेज है, मिशेल फूको क्या कहते हैं, जो नॉलेज है वो एक जगह सेंट्रलाइज़्ड नहीं है। किसी एक व्यक्ति के पास में पावर नहीं है। जो नॉलेज है, सॉरी, जो पावर है वो किसी एक व्यक्ति के पास में नहीं है, पूरे समाज में ये बिखरा हुआ है। और नॉलेज, सॉरी, पावर क्या है? जिसके पास में नॉलेज है, उसी के पास में पावर है। इस प्रकार से इसको एक्सप्लेन करते हैं कैपिलरी पावर को, ओके? सेकंड है इसमें हर्बर्ट मार्क्यूज वन डायमेंशनल मैन, इन्हीं का कॉन्सेप्ट है। स्टीव लुकास पावर ए रेडिकल व्यू, इन्हीं का कॉन्सेप्ट है। और चौथा है मैक्स वेबर लीगल रैशनल अथॉरिटी, इसको हम बाद में देख लेंगे जब ये आएगा, ओके? तो मैक्स वेबर का ये कॉन्सेप्ट है। तो चारों ही यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। ए नंबर, ओके? ए नंबर इसमें ठीक है। 1, 2, 3, 4 सभी जो यहाँ पर दिया गया है ये सब कुछ ठीक है। 16 नंबर है, सिंपल क्वेश्चन है। 16 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बल प्रयोग का सबसे अधिक उग्र रूप आपको कौन-सा देखने को मिलता है? यदि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की हम बात करें, तो यहाँ पर फोर्स का प्रयोग अंतिम रूप से कब होता है? कब हो सकता है? ओके? तो उग्र रूप आपको कब देखने को मिलेगा? एक्सट्रीम यहाँ पर बात की गई है। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है, उसका आंसर हो जाएगा युद्ध की स्थिति। जब वार होगा, तो आपको वहाँ पर फोर्स आपको दिखाई देगी, ओके? तो ये हो गया 16 नंबर। 17 नंबर है, शक्ति के प्रयोग में राजनयिक की सर्वश्रेष्ठ तरीका कौन-सा हो सकता है? यहाँ पर काल लिख लीजिए। एक जो डिप्लोमेट होगा, वो कौन-सा तरीका अपनाएगा जब जब उसको शक्ति का प्रयोग करना होगा, ओके? तो शक्ति के प्रयोग में एक डिप्लोमेट का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या हो सकता है? अमेरिका का कोई डिप्लोमेट भारत में आएगा, तो वो क्या कहेगा? डायरेक्ट ये थोड़ी अपनी शक्ति का प्रयोग थोड़ी करेगा सबसे पहले। या वो ये करेगा कि हमें पैसे थोड़ी देगा, ऐसा नहीं होगा। जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा, कोई इश्यू के बीच में कोई भी कंट्रोवर्सी होगी, तो हमें क्या करेगा? वो समझाएगा हमें सबसे पहले, या जो सबसे बेस्ट जो तरीका मानते हैं वो समझाना होता है। वो हमें बताएगा कि यदि ऐसा-ऐसा होगा तो सब ठीक होगा, हम आपके लिए ही काम कर रहे हैं, ऐसे-ऐसे अपनी भाषा में वो समझा सकते हैं। तो 17 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर ए हो जाएगा, ओके? 18 नंबर है, 4 स्टेटमेंट है और आपको ये देखना है गलत स्टेटमेंट कौन-सा है। पहला यहाँ पर शक्ति सदैव ही सापेक्ष होती है, ये बात बिल्कुल ठीक है, सापेक्ष होती है। शक्ति ऐसा थोड़ी आपको पता चल जाएगा कि हम ही शक्तिशाली है, ऐसा आपको थोड़ी पता चल जाएगा कभी। आप अपने मन में थोड़ी मान सकते हो कि हम सबसे पावरफुल हैं। दूसरा व्यक्ति से आप तुलना करोगे, सापेक्ष रिलेटिव आप करोगे, आप दूसरे से तुलना करोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि हम क्या है, पावरफुल है, ओके? तो ये क्या होगी? सापेक्ष होगी। अमेरिका क्या है, भारत के सापेक्ष में ज़्यादा पावरफुल है। भारत से तुलना करी तब हमें पता चला। दूसरा है शक्ति की दृष्टि से सभी राष्ट्र समान नहीं है, ओके? शक्ति की दृष्टि से सभी राष्ट्र समान नहीं है, ये बात बिल्कुल ठीक है। कोई राष्ट्र पावरफुल हो सकता है, कोई कम पावरफुल होगा, ये बात ठीक है। राष्ट्र की शक्ति का निर्धारण तुलनात्मक रूप से ही संभव न है, ओके? ये स्टेटमेंट फिर से आ गया, सापेक्ष की हम बात कर रहे हैं, यानी आप जब तुलना करोगे तभी तो आपको ये बातें पता चलेगी कि आप पावरफुल हो या नहीं हो। और लास्ट है यहाँ पर शक्ति का विश्वसनीय होना आवश्यक नहीं है। तो ये जो लास्ट ऑप्शन है डी, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। शक्ति का विश्वसनीय होना आवश्यक नहीं है। कैसे आवश्यक नहीं है शक्ति का? ओके। 18 नंबर हो गया, 19 नंबर है। सिंपल सा क्वेश्चन है, राजनीति, सॉरी, ये ठीक कर लीजिए इसको थोड़ा। राजनीति विज्ञान को, ओके? तो राजनीतिक विज्ञान को किसने शक्ति का विज्ञान बताया? ये छोटे-छोटे एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कैटलिन, बी इसका सही आंसर होगा। कैटलिन ने इसी रूप में इसको डिफाइन किया है कि शक्ति क्या होगा, राजनीतिक विज्ञान को किसके रूप में? शक्ति के रूप में इसको डिफाइन किया है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज थॉमस पेन से जुड़ा हुआ है। तो थॉमस पेन ने अपनी रचना द राइट्स ऑफ मैन में अधिकार के किस सिद्धांत को मान्यता दी है? ओके, तो राइट्स ऑफ मैन बुक कब लिखी जाती है? 1990 के अंतर्गत।
ओके, सॉरी 1790 के अंतर्गत ये बुक लिखी जाती है, द राइट्स ऑफ मैन। ओके, तो इसमें किससे सिद्धांत को मान्यता दी? पहला है प्राकृतिक अधिकार, दूसरा है कानूनी अधिकार, ऐतिहासिक अधिकार और लास्ट ऑप्शन है हमारे पास में नैतिक अधिकार। तो इसमें प्राकृतिक जो अधिकार है, उनका समर्थन इस बुक में किया गया है थॉमस पेन के द्वारा। तो ये बुक आपको पता होना चाहिए, द राइट्स ऑफ मैन किसके द्वारा लिखी गई है? थॉमस पेन के द्वारा 1790 में, जिसमें प्राकृतिक अधिकारों के बारे में बताया गया है, इसका समर्थन किया गया है। ओके, तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।